हेलो बेटा। आज जो चैप्टर करने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट फर्स्ट बुक का चैप्टर है और सबसे इजी चैप्टर है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमने कई चीजें देखनी है, पर ये पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। अब ध्यान देना, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में डिफरेंस होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है। अब डिसोल्यूशन जो होता है, दो चीजों का डिसोल्यूशन होता है। एक होता है फर्म का, एक होता है पार्टनरशिप का। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि डिफरेंस क्या है दोनों में। वो बोलते हैं दोनों सेम ही है। पार्टनरशिप का ओके डिसोल्यूशन सर। होगा, दैट मींस कि बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है और जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है वो खत्म हो गई है। जैसे ABC तीन पार्टनर है, 3:2:1 के रेशो में। इसमें से C रिटायर हो गया तो A और B बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। ये एडमिशन के केस में भी हो सकता है, रिटायरमेंट के केस में भी हो सकता है, डेथ के केस में भी होता है, और जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तब तक। बट जब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जिसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, बिजनेस एंड हो जाता है। दैट मीन्स बिजनेस आपका बंद हो गया। अब बिजनेस बंद जब होगा तब कई सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ कि अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो बिजनेस के पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है। बिजनेस के पास दो चीज अवेलेबल होती है। एक तो बिजनेस के पास एसेट्स अवेलेबल होते हैं और एक लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हो गई उधार बिजनेस की, बिजनेस ने जहां जहां से उधार लिया है उसकी पेमेंट। तो बिजनेस के पास क्या एक ऑप्शन अवेलेबल है, बिजनेस क्या करेगा। बिजनेस दैट मीन्स बिजनेस के पार्टनर जो थे वो एक पर्टिकुलर जगह में टेंट लगाएगा और सभी लोगों को बुलाएगा। सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स A B C, तो इनमें से किसी एक पर्सन को ये काम दे दिया, या तीनों मिलके कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दिया कि भाई एक जगह हमें पर्टिकुलर जगह स्पेस चाहिए जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर टेंट लगाएंगे, चेयर्स लगाएंगे और वहां पे सभी एसेट्स को सेल करेंगे। अब जब जब हमारे एसेट सेल होंगे तो जो पैसे रियलाइज होके आएंगे उन पैसों से हम अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। तो ओके अब सर। अब ये जो पर्टिकुलर चीज थी, ये जो आप देख रहे हो पर्टिकुलर टेंट, इधर अपने एसेट्स को हमने ट्रांसफर किया, अपनी लायबिलिटीज को हमने ट्रांसफर किया। इस पर्टिकुलर टेंट का एक नाम रख लेते हैं बेटा, जहाँ पे हम एसेट्स को रियलाइज करके लायबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हैं। इस टेंट का नाम रख देते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमने इस चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में सीखना है, जहां पे हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया करते हैं। अब जब मैं बात करता हूँ बिजनेस की बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में हमारे पास कई तरीके के एसेट्स होते हैं और कई तरीके की लायबिलिटीज होती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर सारे एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है या सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो उसमें से एक छोटा सा अभी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखो, रियलाइजेशन का पर्पस क्या है, हम अपने एसेट्स को सेल करके कैश में रियलाइज करते हैं और वो कैश हम पेमेंट करते हैं लायबिलिटीज को। तो सोचो, ओके अगर सर। हमारे पास एसेट साइड में कैश इन हैंड या कैश इन बैंक पड़ा है, तो वो तो पहले ही हमारी कैश की फॉर्म में, तो क्या हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? नहीं, वो तो पहले से ही कैश में, तो हम वो तो ऑलरेडी रियलाइज हो रखा है कैश में, तो उसको तो हम ट्रांसफर करेंगे ही नहीं।
बाकी के बचे हुए एसेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटा, इन सबको ट्रांसफर करेंगे। तो हमने ये चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर करनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी। अब ये देखो, बैलेंस शीट में एसेट किस साइड होता है, ये होता है डेबिट साइड में, और लायबिलिटीज होती है हमारी क्रेडिट साइड में। तो जब हम एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एसेट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा टू एसेट, यस सर। और डेबिट करेंगे किसको, रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे ही बेटा जब लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है, तो कैंसिल करने के लिए यस सर। लायबिलिटीज को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करें। अभी इसमें ओके कुछ सर। नोट डाउन नहीं करना, अब मैं अभी आपको सिखाऊंगा चीज। तो देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, जिसमें हम देखेंगे जब हम वेरियस एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में, जो कि मैंने आपको सबसे पहली एंट्री क्या बताई है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। जो एसेट बैलेंस शीट में डेबिट साइड में होते हैं उन्हें ट्रांसफर करते वक्त क्रेडिट कर देते हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि सर कौन कौन सी चीजों को ट्रांसफर करते हैं, कौन कौन सी चीजों को नहीं करते। तो ध्यान से देखना, इन इन चीजों को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। सबसे पहली चीज क्या आ गई, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बिजनेस की बैलेंस शीट में दिया है तो इनको हम ट्रांसफर नहीं करने वाले रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरी ओके चीज, सर। डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। आप जानते हो ना, जब बैलेंस शीट बनती है तो करंट अकाउंट का बैलेंस इधर आता है और इधर भी आता है। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस इधर है एसेट साइड में, क्योंकि हम एसेट साइड वाली चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन रहा है वहां ट्रांसफर करेंगे, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसीलिए सेकंड पॉइंट डाला है कि अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है करंट अकाउंट का एसेट साइड में तो उसको भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। तीसरी चीज, अगर पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो उसको भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये पीएनएल लॉस होता है जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा, और अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो उनके करंट अकाउंट में चले जाएगा। फोर्थ चीज इंपॉर्टेंट, अगर आपको बैलेंस शीट में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है या कोई फिक्टिशियस एसेट दे रखे हैं, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजमेंट नाम से दे रखा है, जिनकी बेटा कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती। सोचो, मैंने आज अपने इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवाई और इसके पैसे दे दिए, अब अचानक से मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, तो जिन पर्सन से मैंने एडवर्टाइजमेंट कराई थी क्या मैं उनसे पैसे वापस ले सकता हूँ? नहीं, वो बोलेंगे हम नहीं दे रहे। नहीं सर। तो जब वो यस पैसे सर। वापस ही नहीं देंगे हमें, तो उसकी तो कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। तो उसको तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं करेंगे, क्योंकि वो रीसेल होगा ही नहीं, सेल ही नहीं होगा, उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू है ही नहीं। इसीलिए ओके सर। इनको भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद आता है आपका, जब पार्टनर्स करंट अकाउंट को, मैंने आपको कहा कि कहाँ ट्रांसफर नहीं करना रियलाइजेशन में, तो कहाँ करेंगे उनको ट्रांसफर, कैपिटल अकाउंट में। तो अब देखो, ओके ये सर। सारी चीजें कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, ये लॉस हो गया, ये हो गया, ये सब करते हैं करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल और टू फिक्टिशियस एसेट अकाउंट। सिंपल है। उसके बाद यस सर। जो कैश बैलेंस दे रखा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का, उनको हम ट्रांसफर करते हैं उनके बैंक अकाउंट में। इसमें हम एक बैंक अकाउंट भी बनाएंगे तो वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। अगर कोई एसेट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बैलेंस शीट में कोई ऐसा एसेट दिया हुआ है जैसे जिसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, सपोज डेटर 1 लाख का है, इस पे प्रोविजन बना हुआ है 20,000 का, तो जो 80,000 वैल्यू है। अब अगर कोई हमारे पास ऐसा एसेट डेटर जैसे है, उस पर हमने प्रोविजन बना रखा है 20,000 का और वैल्यू आ रही है 80,000,
मतलब ऐसा एसेट जिसमें कोई प्रोविजन बनता है तो उसको ट्रांसफर करेंगे किस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में, ग्रोस वैल्यू में। मतलब जब हम ट्रांसफर करने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट में तो पूरे डेटर की 1 लाख वैल्यू ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री होगी इसकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 1 लाख से। अब क्वेश्चन आएगा सर वो प्रोविजन का क्या करें। बेटा ये जो प्रोविजन माइनस करके लिखा हुआ है इसे या तो हम माइनस करके यहाँ पे दिखाओ या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भी दिखा सकते हैं। तो इसको हम एज अ लायबिलिटी मान के ट्रांसफर करेंगे। जैसे मैंने आपको एंट्री बताई थी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे ये क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने अमाउंट से, 20,000 से, 20,000 से। इस तरीके से ये चीजें करनी है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। अब जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, जो प्रोविजन रिजर्व, या ये चीज तो मैंने आपको बता दी है, प्रोविजन और रिजर्व अगर बनाए किसी एसेट के अगेंस्ट तो उसको क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व एंड अदर रिजर्व, कोई और भी रिजर्व अगर है तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इस तरीके से जैसे लायबिलिटीज को करते हैं। इसके बाद अब मैंने आपको बताया कि लायबिलिटीज को अगर हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने के लिए क्या एंट्री होगी। लायबिलिटी बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में आती है, तो उसको जब ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट वाली चीज कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे, तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। और लायबिलिटीज के मैंने यहाँ पे एग्जांपल सिर्फ 3 लिए हैं, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, मिसेस एक्स, पार्टनर्स वाइफ। मतलब बिजनेस में अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो वो अलग चीज है, पार्टनर की वाइफ ने लोन लिया है तो वो अलग चीज है। क्लियर है। तो क्रेडिटर, बिल्स पेबल, मिसेस एक्स लोन जो कि पार्टनर्स की वाइफ है, इनको हमने डेबिट किया टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपको यहाँ पे करना है, पहले यहाँ तक इसको नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसेट से रिलेटेड। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। हम एसेट्स के साथ 3 चीजें हो सकती है, समझना क्या क्या चीज है। पहली चीज, एसेट्स को हम रियलाइज करेंगे कैश में, मतलब एसेट्स को हमने बेचा और उसके बदले हमें कैश आ गया। दूसरी चीज, ऐसा हो सकता है क्या पता किसी पार्टनर को एसेट पसंद हो जाए। सपोज ए बी सी 3 पार्टनर थे और जब बिजनेस बंद हो रहा है तो ए बोलता है शॉप पे जो एसी लगा हुआ है ये एसी मैं लेके जा रहा हूँ, और बी बोलता है कि ये जो फर्नीचर है फर्नीचर मैं लेके जा रहा हूँ। तो कई बार एसेट्स कौन लेके जाते हैं, पार्टनर भी लेके चले जाते हैं जब बिजनेस बंद हो रहा हो। तीसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा ऐसा भी पॉसिबल है कि क्या पता किसी क्रेडिटर को पसंद आ जाए हमारा एसेट, तो वो बोलता है मैं लेके जा रहा हूँ। तो एसेट्स के साथ 3 चीजें हो सकती है, या तो कैश में रियलाइज हो जाए, या पार्टनर लेके जा रहा है, या क्रेडिटर। अगर एसेट्स कैश में रियलाइज होता है तो ध्यान से देखना एंट्री क्या होगी। ओब्वियसली बात है कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू। अब वैसे जनरली जब हम एसिड बेचते थे तो एसिड बेचने की एंट्री क्या होती है, एसिड बेचने की एंट्री होती है जनरली कैश अकाउंट डेबिट टू एसिड। बट यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ये नहीं होगी, यहाँ पे कुछ और होगी। क्यों कुछ और होगी, क्योंकि हमारे पास जो एसिड है वो ऑलरेडी हम किस अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
और अगर कोई पार्टनर लेके चले जाए हमारा ऐसे, तो उसे ऐसे तो फिर नहीं ले जाने देंगे। उससे बोलेंगे रुक जाओ रुक जाओ, आपकी कैपिटल कम कर देते हैं उतने अमाउंट से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा या करंट अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर कोई क्रेडिटर लेके चले जाए तो क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में हम कोई एंट्री ही नहीं पास करेंगे। रीजन मीन, एक बैलेंस शीट से हमारे पास से एक एसेट्स कम हो रहा है, दूसरी तरफ से लायबिलिटीज कम हो रही है। तो दोनों चीजों में से जो भी कम हो रहा है तो कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा, तो कोई एंट्री नहीं करेंगे। इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या होता है, लायबिलिटीज में दो चीजें होती हैं। पहला, हमने लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है। अगर बिजनेस लायबिलिटीज की पेमेंट कर रहा है तो बिजनेस के पास से कैश जा रहा है, और सारी लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफर है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर उसी लायबिलिटीज की पेमेंट कोई पार्टनर करता है तो फिर बिजनेस पे करेगा उस पार्टनर को बाद में वो अमाउंट। तो पार्टनर्स अगर पे करेगा उस लायबिलिटीज की पेमेंट तो क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्योंकि हमारे पास से कोई कैश तो गया नहीं, यहाँ पे हमारे पास से कैश जा रहा था बिजनेस से तो टू कैश किया। बट यहाँ पे हमारे पास से कोई कैश नहीं जा रहा, पार्टनर्स पे कर रहे हैं, तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसीलिए टू पार्टनर्स कैपिटल कर दिया, या अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट होगा तो करंट अकाउंट करेंगे। इसको भी नोट कर लो यहां तक। अब ऐसे ही बेटा डिसोल्यूशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंस बोल दो। देखो मैंने आपको क्या बताया कि एक पर्टिकुलर जगह वो टेंट लगाते हैं, उस टेंट में हम कई लोगों को बुलाते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, वहां पे जो लोग आएंगे उन पे रिफ्रेशमेंट का खर्चा, ये सारी चीजों में बहुत सारा एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो उसको उस एक्सपेंडिचर का एक नाम दिया, दैट इज डिसोल्यूशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ये बिजनेस का एक एक्सपेंस है, और इस एक्सपेंस के लिए दो चीजें हो सकती है, या तो वो एक्सपेंस बिजनेस पे कर रहा है, या उस एक्सपेंस को उस समय कोई पार्टनर पे कर देता है। अगर बिजनेस पे कर रहा है तो बिजनेस के पास से कैश जा रहा है, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर उसी एक्सपेंस को पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज कर देंगे, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ये बिल्कुल पेड बाय पार्टनर ऐसा हुआ जैसे अभी हमने किया लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर। करो इसे नोट डाउन। आ जाते हैं अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। क्या कहता है ये, एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। गिव जर्नल एंट्री अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ये यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट वैसे ही करेंगे जैसे हम कैसे करते थे, वहां करते थे उस चैप्टर में, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। अब पहला पार्ट ये था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है बैलेंस शीट पे 75,000 और कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब कोई भी लायबिलिटी नहीं है हमारी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मतलब वर्कर को कल को फ्यूचर में कोई चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बिजनेस एक रिजर्व बनाता है। दैट रिजर्व इज नोन एज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बट अब बिजनेस ही बंद हो रहा है और किसी को चोट भी नहीं लगी, कोई इंजर्ड भी नहीं हुआ, कोई लायबिलिटी राइज भी नहीं हुई, तो पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या यस सर। होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स एंड वाई, और उनके रेशियो में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो इन्होंने कर भी रखा है। अब सेकंड वाले पार्ट में कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 का और लायबिलिटी आ गई 35,000 की। तो उस केस में 60,000 में से लायबिलिटी 35,000 पे कर देंगे, और जो रिमेनिंग रिजर्व बच जाएगा 25,000 उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आई होप ये पुराना जैसा है, एक बार खुद करके देखो फिर मैं कराता हूँ। तो इसमें इस पूरे उसमें टॉपिक में क्या गेम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में,
यही है कि जितना भी रिजर्व है सबसे पहले उस रिजर्व को आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा उसके बाद जितनी भी लायबिलिटीज होंगी सारी लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट से पे करनी है। पहले वाले केस में पूरा का पूरा रिजर्व ट्रांसफर कर दो किस पे, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि ओके सर। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट इसे इस तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल पे ही कर सकते हो। अब जहां पे लायबिलिटी उतनी या उससे ज्यादा आ जाती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज्यादा आ जाती है, तो उस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे थर्ड वाला था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन कर दिया। और जब लायबिलिटीज की पेमेंट 75,000 करनी है तो रियलाइजेशन टू बैंक 75,000 कर दिया। फिफ्थ वाले में आपने देखा लायबिलिटीज हमारी 15,000 और रिजर्व है नहीं, तो सारी की सारी लायबिलिटी कहां से पे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। देखो ओके लास्ट वाली एंट्री करा हुआ है। अब आपको करना है ये वाला क्वेश्चन, विजिबल होगा। पास जर्नल एंट्री फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ अ पार्टनर A and B after various assets other than cash and outside liability have been transferred to realization account. अब जैसे पहले कहता है कि A took 50% of the stock at a discount of 20%। एक पार्टनर ने उसने स्टॉक ले लिया 50%, जितना भी स्टॉक था उसका 50% ले लिया और 20% डिस्काउंट में लिया, और बाकी का बचा रिमेनिंग स्टॉक बेच दिया 30% प्रॉफिट में। अब जब हमने चेक किया बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक कितनी थी, वो 4 लाख की थी। तो 4 लाख का जो 50% 2 लाख आया, उस 2 लाख को 20% डिस्काउंट में बेच दिया। तो 2 लाख का 20% होता है 40,000, इसका मतलब 1,60,000 में बेच दिया। तो हमारे पास कैश आ गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू स्टॉक नहीं करना, टू रियलाइजेशन, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी कहाँ ट्रांसफर है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,60,000। और जो सोल्ड किया है, सॉरी कैश अकाउंट कह रहा हूँ, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,60,000। और जो बाकी बेचा है, रिमेनिंग स्टॉक बेच दिया 30% प्रॉफिट में। तो रिमेनिंग स्टॉक था 2 लाख का, तो 2 लाख को जब 30% प्रॉफिट में बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 2,60,000 में। मैं आपको इसे बोर्ड में करके दिखाता हूँ। ये देखो विजिबल है आपको यहाँ पे, टोटल 4 लाख का एसेट था। इस 4 लाख का 50% हो गया 2 लाख, जिसको 20% डिस्काउंट में कौन लेके जा रहा है, ए पार्टनर। तो इधर ए की कैपिटल कम कर दी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाय 1,60,000। और जो रिमेनिंग 50% रह गया 2 लाख, उसको हमने सेल कर दिया 30% प्रॉफिट पे। 30% हो गया 60,000, तो ये हो गया 2,60,000। तो यह आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,60,000। इस तरीके से एंट्री करनी है इस पे। वापस मैं आपको ओके सर। क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। ऐसे बाकी सारे बी ट्रांजेक्शन, सी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे करो। इलस्ट्रेशन 6 ये वाला करो। अधिराज एंड Karan were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. On 31st March 2018, the firm was dissolved. After the transfer of asset, other than cash in hand and cash at bank. क्यों नहीं कैश इन एंड कैश एट बैंक ट्रांसफर किए, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश में रियलाइज रहते हैं, तो उसको रियलाइज करने की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटी टू द रियलाइजेशन अकाउंट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड। आपको इतने सारे इंफॉर्मेशन दी हुई है, इनकी जनरल एंट्री पास करनी है, करो इसे।
पहला पॉइंट था फर्नीचर 70,000 was sold for rupees 68,000 by auction and auctioneer commission amounted to rupees 2,000. तो एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, क्योंकि 68,000 का सेल हुआ है जिसमें से 2,000 तो कमीशन देनी पड़ी है, तो बैंक टू रिलेशन 66,000. दूसरा पॉइंट है अधिराज लोन अमाउंटेड टू रुपीज 35,000 was paid. तो अधिराज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो लायबिलिटीज की पेमेंट हो रही है. तो एक बार आप सारे आंसर्स चेक कर लो. ठीक है, इलस्ट्रेशन 7 करो. क्या जनरल एंट्री पास होगी फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स ए एंड बी. डू इट.